हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। आज हम हमारी बुक क्लास 12th में फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर बात करें तो चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड डेंसिटी क्या होती है, कैसे होती है पॉपुलेशन। आज अगर हम पॉपुलेशन को सोचते हैं तो क्या पॉपुलेशन केवल नुकसान पहुंचाती है या पॉपुलेशन के फायदे भी होते हैं? तो पॉपुलेशन के नुकसान भी और पॉपुलेशन के फायदे भी हैं, दोनों ही एक साथ चलता है। आज अगर हम इंडिया की बात करें और इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन जो है उसका एक इम्पैक्ट ये है कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है तो नुकसान है देश को। लेकिन दूसरा इम्पैक्ट ये है कि बढ़ते हुए जो लोग हैं, इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड भी है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट भी है इंडिया। साथ में ही पॉपुलेशन जवान है कि पॉपुलेशन बूढ़ी है, पॉपुलेशन में यंग ब्लड ज्यादा है कि ओल्ड ब्लड ज्यादा है। तो दुनिया भर में अगर हम बात करें, जापान, चीन की बात कर लें या जो डेवलप कंट्री है, वहां पर ओल्ड ब्लड ज्यादा है तो उन्हें नुकसान है, उनके हेल्थ सेक्टर पर बहुत इसका इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन भारत जैसे देश में यंग ब्लड ज्यादा है, इसका मतलब हमारे लिए हमारी पॉपुलेशन जो है वो वेल्थ की तरह है। असल में पूरी दुनिया की पॉपुलेशन वेल्थ की तरह है। अगर उस पॉपुलेशन को अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, एम्पावर किया जाए, रिसोर्सेज तक पहुंचाया जाए तो पॉपुलेशन किसी भी देश की ताकत बन जाती है। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आपके सामने देख रहे हो पूरी दुनिया में लोग फैले हुए हैं, ठीक है। चलें देखते हैं। तो चैप्टर 2 है ना, इसी के अंदर जो है अगर हम बातचीत कर लें यहां पर, तो द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, ये 3 वर्ड है। इन 3 वर्ड्स को हम यही समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन 3 वर्ड्स को जो है हम सबसे पहले यही समझेंगे, ठीक है। अगर हम बातचीत करें और इसको समझे, डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले, इसका मतलब दुनिया में पॉपुलेशन कहां कहां फैली हुई है। अमेरिका में कितनी पॉपुलेशन है, साउथ अमेरिका में कितनी पॉपुलेशन है, अफ्रीका में कितनी पॉपुलेशन है, एशिया में कितनी पॉपुलेशन है, यूरोप में कितनी पॉपुलेशन है, ऑस्ट्रेलिया में कितनी पॉपुलेशन है, साथ ही में किस देश में कितनी पॉपुलेशन, कंट्री वाइज पॉपुलेशन देखते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कहां कितनी पॉपुलेशन है, कहां कितने लोग रहते हैं, वही मिलकर के पॉपुलेशन बनाते हैं, ठीक है। डेंसिटी देखते हैं कि पर किलोमीटर स्क्वायर में कितनी पॉपुलेशन है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 10 लोग रहते हैं, 20 लोग रहते हैं, 30 है, 40 है, 50 है, 17, 80, 100, 400, यहां डेंसिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? डेंसिटी, कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। मान लो कि ये एक स्टूडियो है, उसमें मैं पढ़ा रहा हूं, इस स्टूडियो में 5 लोग आ सकते हैं, तो इसकी डेंसिटी है। आपका एक घर बनाया होगा आपने, उस घर में कितने लोग रहते हैं या उस घर में कितने लोग आ सकते हैं, मैक्सिमम उसकी क्या है, तो 5 है, 10 है, 15 है, तो उस घर की वो डेंसिटी है। आपकी एरिया में, आपकी कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं, वो उसकी डेंसिटी है। समझ में आई बात? आगे बात करते हैं ग्रोथ की, कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे हो रही है। ग्रोथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है। पॉपुलेशन की नेगेटिव ग्रोथ भी होती है, पॉपुलेशन की पॉजिटिव ग्रोथ भी होती है। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब है पॉपुलेशन कम हो रही है, पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है। और पॉपुलेशन बढ़ेगी कब? जब बर्थ रेट ज्यादा होगा, जब ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। और नेगेटिव कब होगी? जब बर्थ रेट या तो कांस्टेंट बनी हुई है या बर्थ रेट कम हो गई लेकिन डेथ रेट बढ़ गई। तो जब डेथ रेट बढ़ जाती है या फिर बर्थ रेट जो है वो कम हो जाती है तो नेगेटिव ग्रोथ हो जाती है। इन दोनों के ही नुकसान और फायदे हैं। नेगेटिव ग्रोथ रेट के भी फायदे और नुकसान है। अगर हम बात करें, मेरिट और डीमेरिट है, साथ में ही पॉजिटिव ग्रोथ के भी मेरिट एंड डीमेरिट है। तो एक डेकेड में, एक साल में, 2 ईयर में, एक सेंचुरी में जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है उसे ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ के अंदर बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, इन तीनों कंपोनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हम देखते हैं कि इंपैक्ट पड़ता है। कि बर्थ रेट ज़्यादा या कम है तो वो पॉपुलेशन को इंपैक्ट करेगी, उसकी ग्रोथ को। डेथ रेट कम या ज़्यादा है तो वो पॉपुलेशन को इंपैक्ट करेगी। साथ में माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क, टोक्यो, ओसाका, बीजिंग, लंदन, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, अहमदाबाद जैसे बड़े शहर जो है दुनिया भर में, जोहान्सबर्ग, ठीक है ना, बुनर्स आयर्स, तो ऐसे जो कंट्रीज हैं, ऐसे जो सिटीज हैं, उनमें पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है? क्योंकि माइग्रेट कर रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेट करें। तो माइग्रेट भी पॉपुलेशन ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे, हम डेंसिटी को समझेंगे और हम समझेंगे ग्रोथ को। ये 3 इंपॉर्टेंट जो हैं हम फीचर्स को समझेंगे पॉपुलेशन के संदर्भ में। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि पॉपुलेशन असल में होती क्या है। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। किसी भी देश की रियल वेल्थ जो है वो पॉपुलेशन, याद रखना, वहां के लोग। हम एक देश के लिए एक सोना है, हम देश के लिए हीरा है, ठीक है ना, हम देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है।
उस देश के नागरिक, उस देश के सिटीजन, वहां के पीपल, चाहे वो अमेरिका में जो लोग रहते हैं वहाँ के लोकल सिटीजन तो है ही हैं, साथ में यहाँ के लोग जो वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं तो उस देश को टैक्स दे रहे हैं, वो एक रिसोर्सेज की तरह काम कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इकोनॉमी को रन कर रहे हैं, वो ट्रेन्स चला रहे हैं, वो प्लेन्स चला रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं। तो जो इसलिए कहा गया है यहाँ पर कि जो कंट्री की जो रियल वेल्थ है वो कौन है? इंसान, ठीक है ना, पीपल। The people are the actual resources because they use other resources of the country and decided policies. वो पॉलिसीज बना रहे हैं। आज अपना देश कौन चला रहा है? इंसान ही चला रहे हैं ना। दुनिया भर के देश कौन चला रहा है? इंसान ही चला रहे हैं। हर फौज में कौन है? इंसान है। प्लेन कौन उड़ा रहा है? इंसान उड़ा। ट्रेन कौन चला रहा है? इंसान चला रहा है। वैसे अब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ट्रेनें और कारें भी आ गई है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के लिए भी इंसान चाहिए ठीक है, तो इंसान जो है वो एक रियल रिसोर्सेज है। ह्यूमन जो है एक रियल रिसोर्सेज है हर एक कंट्री का, ठीक है। साथ में अगर बात करें तो अल्टीमेटली अ कंट्री इज नोन बाय इट्स पीपल, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं महात्मा गांधी तो क्या आता है? इंडिया, ठीक है ना। एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया, विली वोंका अमेरिका यूएसए, बराक ओबामा यूएसए, साथ में अगर हम बात करें रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया, आता है ना याद? ठीक है, आता ही ना था। एलिजाबेथ ब्रिटेन, याद आता है? बताओ। और आपके पास भी बहुत सारे नाम होंगे जिनको याद करके आपको किसी देश का नाम याद आता होगा। अभी क्रिकेट का सीजन चल रहा है, ठीक है ना। T20 भी हुआ, वर्ल्ड कप भी हुआ, ठीक है ना, या हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर हम बात कर लें वेस्ट इंडीज, क्रिस गेल, ठीक है, तो जो लोगों की वजह से देश जाने जाता है, समझ में आ रही है बात? तो रियल रिसोर्सेज है, रियल वेल्थ है, ठीक है ना भाई। एक माइनिंग एरिया है, वो माइनिंग एरिया सोने से भरा हुआ है, वहां से अगर सोना निकालना है तो सोना कौन निकालेगा? इंसान। या मशीन निकालेगी तो वो इंसान, जो मशीनें बनी है वो इंसानों ने बनाई है। इसलिए मेन रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का यूज करता है, पॉलिसीज बनाता है, रियल वेल्थ है, ठीक है ना। और देश जो है अपने लोगों की वजह से जाना जाता है कि किस कंट्री के लोग हैं, ठीक है। चले आगे देखते हैं इसको और समझते हैं, ठीक है। चले, अगर हम देखें, ये आपके सामने एक पॉपुलेशन डेंसिटी है 2024 की। पॉपुलेशन हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलेशन जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर भी एक जैसी पॉपुलेशन नहीं है। कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं ग्रोथ रेट ज़्यादा है, कहीं डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं डेंसिटी और ग्रोथ रेट कम है। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। हम देखते हैं यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। हम देखते हैं यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलेशन एक जैसी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया की 90% पॉपुलेशन जो है वो 10% एरिया में रहती है। और ये 10% पॉपुलेशन जो है, केवल जो 90% पॉपुलेशन है, ये केवल 10% एरिया में रहती है, केवल 10% एरिया में रहती है। इसके लिए जॉर्ज बी क्रेसी ने बहुत अच्छी बात बोली है ना, कि बहुत सारे एरियाज में बहुत कम पॉपुलेशन रहती है और बहुत कम एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। मैं सबसे पहले इसका एग्जांपल दूंगा इंडिया का। इंडिया का अगर हम बात कर लें, एरिया की बात करें, टोटल वर्ल्ड एरिया का जो इंडिया है, अगर हम इंडिया की बात करें तो टोटल वर्ल्ड एरिया का जो इंडिया है वो कितना है? 2.4% ही एरिया इंडिया के पास में। लेकिन इंडिया के पास में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो कितना है? 17.6%। इतनी कुछ आप देखोगे कुछ फैक्ट्स में ये 16.5 के आसपास आएगी। मैं लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे 2011 के बाद में कोई सेंसस नहीं हुए, लेकिन कुछ वर्ल्ड जो है ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरह के फैक्ट्स देते हैं, तो उनसे इफेक्ट लिया है मैंने। एनसीईआरटी में नहीं है इफेक्ट, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एरिया इतना कम है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। इसलिए 90% पॉपुलेशन केवल 10% एरिया में रहती है। आप देखो जो रेड लाके दिख रहे हैं, है ना, ये 10% एरिया में है। और ज्यादातर 10% एरिया जो है वो एशिया में है, क्योंकि दुनिया की टॉप 10 कंट्री में से टॉप 6 कंट्री जो है वो कहां है? एशिया में, जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी एशिया के अंदर है। तो 90% पॉपुलेशन केवल 10% एरिया में रहती है, ठीक है। आगे देखें इसको क्या कुछ लिखा हुआ है, समझते हैं इसको। द वर्ल्ड एट द बिगिनिंग इन 21st सेंचुरी रिकॉर्डेड द प्रेजेंस ऑफ द ओवर 6 बिलियन पॉपुलेशन। 21st सेंचुरी में 6 बिलियन पॉपुलेशन।
द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह अलग अलग है। अब बताऊंगा कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है। ये ग्रोथ और डेंसिटी अमेरिका में अलग है, इंडिया में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है, यूरोप में अलग है, क्यों है ऐसा, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से कारण हैं कि जिससे पूरी की पूरी दुनिया में पॉपुलेशन अनइवन है। और इतनी ज्यादा अनइवन है कि 90% पॉपुलेशन केवल 10% ऑफ द एरिया में रहती है। ऐसा क्या है उन 10% एरियाज में, या पॉपुलेशन जो है वो केवल कुछ ही इलाकों में बहुत ज्यादा क्यों है और कुछ इलाकों में और बहुत सारे इलाकों में बहुत कम क्यों है। नॉर्थ पोल में पॉपुलेशन बहुत कम है, साउथ पोल में पॉपुलेशन ना के बराबर है, बहुत सारे डेजर्ट एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम होती है, माउंटेन्स में पॉपुलेशन बहुत कम होती है, लेकिन हम देखते हैं रिवर वैलीज के अंदर या प्लेन्स एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को, पॉपुलेशन के डेंसिटी को और पॉपुलेशन की ग्रोथ को इंपैक्ट देता है। ओके, तो कुछ फैक्ट्स हैं उसके लिए। इसके लिए जो रिमार्क दिया है जॉर्ज बी क्रेसी ने पॉपुलेशन को लेकर एक रिमार्क दिया, उस रिमार्क को हम देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि द वर्ल्ड द अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो जॉर्ज बी क्रेसी क्या कहते हैं एशिया की पॉपुलेशन के बारे में। जॉर्ज भी कहते हैं कि एशिया हैज मैनी प्लेसेस वेयर द पीपल आर द फ्यू एंड द फ्यू प्लेस वेयर द पीपल आर वेरी मैनी। एशिया के लिए कहते हैं कि एशिया में ऐसी बहुत सारी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं, जैसे गोबी डेजर्ट, जैसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, लद्दाख, माउंटेन एरियाज, वहां बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है ना, साथ में ही गल्फ कंट्रीज, ठीक है ना, वहां का डेजर्ट एरिया बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन फ्यू एंड द फ्यू प्लेसेस वर पीपल आर वेरी मैनी, और बहुत कम जगहों पे इंडिया 2.4% एरिया है और पॉपुलेशन है 70% से ज्यादा। वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17% जो इंडिया में रहता है और एरिया क्या है केवल 2.4%। तो जॉर्ज बी क्रेसी जो बात कह रहे हैं वो ठीक बात कह रहे हैं, और ये जॉर्ज बी क्रेसी की बात एशिया के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वर्ल्ड के लिए अगर हम बात करें तो भी बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम बातचीत कर लें द ट्रू अबाउट द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड आल्सो, दुनिया के लिए भी ठीक है, क्योंकि जैसा हमने कहा ना कि 90% पॉपुलेशन जो है वो 10% एरिया में रहती है। तो आई थिंक समझ गए होंगे खेल को, पूरे खेल को समझ गए होंगे। ठीक है ना, जो बच्चे नहीं जानते मुझे बता दूं, मेरा नाम यशवर्धन सिंह है और मैं आपका ज्योग्राफी आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, टीचर कह रहे हैं, फैकल्टी कह लें, एजुकेटर कह लें, साथी कह लें, दोस्त कह लें, ठीक है ना, या फिर आपको ज्योग्राफी को रटवाने वाला कह दें, या आपके लिए इस विषय को, इस सब्जेक्ट को आसान करने वाला कह लें, जैसा जिसको बोलना है। ठीक है, और साथ में आपके लिए बहुत सारे बैचेस भी हैं, तो 12th बोर्ड के लिए बैचेस हैं। ठीक है, यहाँ पर महापैक है, CUT के लिए भी बैचेस है और महापैक है, और इन सब में जो कोड है मेरा वो है Y सर G20, ये मेरा कोड है। Y सर G20 मेरा कोड है। और इन सिंपल मैनर, मैं आपके 2 मिनट लूंगा बस, और सिंपल मैनर की बात करें तो आपको अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है, और ये ऐप आप ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से या फिर गूगल पे जाकर के इस तरीके से कर सकते हैं। लिखा आपने, जैसे आप अड्डा 24/7 लिखेंगे इस तरह का एक यूज़र इंटरफेस आएगा। ऊपर जाके आपको जो है वो सिंपल आपको स्कूल चूज़ करना है। स्कूल में चूज़ करने के बाद में आपको क्लास 12th का महापैक चूज़ करना है, महापैक और आर्ट्स का महापैक चूज़ करना है आपको। एक सिंपल कोर्स होता है, एक महापैक होता है। महापैक में, सिंपल कोर्स में क्या होता है कि 3 महीने में खत्म हो जाता है, लेकिन महापैक पूरे साल चलता रहता है, और जितने भी नए कोर्सेज आते हैं उनमें आप ऐड होते रहते हैं। तो महापैक में हम लोग क्या होते हैं कि आपसे शुरुआत से लेकर के और एंड एग्जाम तक, जब तक आप पेपर दे के आते हो, हम आपसे कनेक्ट रहते हैं, आपसे जुड़े रहते हैं। आपको पढ़ाना, आपका रिवीजन कराना, आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करवाना, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना, वो सब हम करते हैं यहाँ पे। डेली लाइव क्लासेस होना, ठीक है ना, ये सब आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, बाय नाउ पर क्लिक करते हो ऐप में जाकर के और कोड लगाते हो YSIR सर G20 और एंटर करते हो। ठीक है ना, और ये कोर्स आपको जो है वो 5321 का पड़ जाता है। ठीक है ना, 5321 मतलब 5321 रुपए के आसपास का कोर्स पड़ता है, और कोड आपको लगाना है Y सर G20 सबमिट हुई थी इंडिया में सक्सेसफुल। ठीक है, तो Y मतलब यशवर्धन सर G20, तो Y सर G20 इज माई कोड। इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा, हैवी डिस्काउंट कोड है। ठीक है ना, 108987, लगभग 1100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, Y सर G20 मेरा कोड है। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, चलो अब हम बात करते हैं यहां पर कि पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना,
इसके बारे में बातचीत करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि वर्ल्ड के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। The pattern of the population distribution and density help us to understand the demographic changes, demographic characters of the area. The term of the population distribution refer to way population are spaced over the earth's surface. तो distribution जो है ना, उससे समझ में आता है कि डेमोग्राफी का क्या करेक्टर। डेमोग्राफी मतलब सेंसस। डेमोग्राफी एक बहुत ही वाइड वर्ड है, इसके अंदर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे सब कुछ शामिल कर लिया जाता है, ठीक है ना। The term of the population distribution refer to the way people are spaced over the earth, ठीक है ना। दुनिया में जिस तरीके से लोग फैले हुए हैं, उनका जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको इसके अंदर हम समझाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। The broadly 90% of the world population live in about 10% of the land area. तो 90% जो पॉपुलेशन वो 10% एरिया में रहती है। कितने में रहती है? 10% एरिया में। And the 10 most populous country of the world contribute the 60% of the world population. तो 90% पॉपुलेशन केवल 10% एरिया में रहती है और इसमें भी जो है वो 60% पॉपुलेशन जो है वो 10 कंट्रीज में रहती हैं और इन 10 कंट्रीज में से भी 6 कंट्रीज जो है वो एशिया में है। तो 90% पॉपुलेशन वर्ल्ड की कितने एरिया में रहती है? 10% एरिया में। साथ में ही पूरे वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन जो है वो 10 कंट्रीज में रहती है और साथ में अगर हम बातचीत कर लें, ये 10 कंट्रीज में से एशिया में 6 कंट्रीज है, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एशिया की, ऑटोमेटिक इससे पता चल जाता है आपको, ठीक है। तो 90% पॉपुलेशन 10% ऑफ एरिया में, 10 मोस्ट जो पॉपुलस कंट्री है उसमें 60% पॉपुलेशन रहती है और ये 10 मोस्ट पॉपुलेटेड जो कंट्री है उनमें से एशिया में 6 कंट्रीज हैं। The 10 countries and 6 are located in Asia. Identify the 6 country of the Asia. ये आपको प्रैक्टिस करनी है, मैप लेकर के बैठे हैं, सर्च करें, ठीक है। चले तो देख लेते हैं यहां पर, जैसा कि हमने बात की थी, है ना, ये चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो 90% पॉपुलेशन जो है वो 10% एरिया में रहती है। 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन रहती है और ये टॉप 10 कंट्रीज में से 6 कंट्रीज एशिया में, इसका मतलब एशिया में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अब हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन फैली हुई है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। उसके अपने कारण है कि क्यों ज्यादा और क्यों कम होते हैं, हम बात करेंगे, बस थोड़ी देर में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं। बाबा डेंसिटी वर्ड का डेंसिटी क्या है? डेंसिटी का है, कहाँ कहीं डेंसिटी कम है, कहीं डेंसिटी ज्यादा है। आप अपने चारों तरफ देखो, आप कानपुर से हो सकते हैं, आप लखनऊ से हो सकते हैं, आप जयपुर चंडीगढ़ से हो सकते हैं, गांधीनगर से हो सकते हैं, आप त्रिचूर से हो सकते हैं, आप बेंगलोर से हो सकते हैं, ठीक है ना, आप तिरुवनंतपुरम से हो सकते हैं, ठीक है, आप शिवगढ़ से हो सकते हैं, आप बेलगांव से हो सकते हैं, आप कलकत्ता से हो सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, एमपी, ठीक है, दमन दीव और अंडमान निकोबार। अगर मैं आप में से कोई स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है और वो अगर दिल्ली का स्टूडेंट है तो क्या कहा, यार भीड़ बहुत है हमारे यहाँ पे, एक बार छोड़ो क्या लिखा है ना। 3 इडियट जानते हो ना, पिक्चर थी, ठीक है ना। मशीन की डेफिनेशन 2 लोग बताते हैं, एक आमिर बताता है और एक हमारा चतुर बताता है, तो दोनों में फर्क होता है, ठीक है ना। एक एक्सपीरियंस्ड जो चारों तरफ के बिहेवियर से एक्सपीरियंस करके जो बताता है डेफिनेशन, वो आमिर खान बताता है, और चतुर जो होता है, रैंचो जिसको कहते हैं हम आमिर को, और चतुर जो बताता है वो लिखी लिखाई रटी रटाई बात। तो अपन रटी रटाई पे नहीं जाते। आप अपने चारों तरफ देखो, अगर आप गाँव में रहते हो तो आपको लगेगा कि लोग आराम से दूर दूर रहते हैं, खुले खुले से रहते हैं और बहुत कम लोग हैं, तो इसका डेंसिटी कम है। शहर देखोगे, सिटीज देखोगे बड़े बड़े, बॉम्बे, दिल्ली, ठीक है, बैंगलोर, कैलकाटा, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, लखनऊ, चंडीगढ़, कानपुर, जयपुर, आप हो गया भीड़ बहुत है। बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, बैंगलोर और चेन्नई में तो बहुत भीड़ है भाई, इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया में जितने लोग रहते हैं उसे डेंसिटी कहता है। देखते हैं क्या है, समझते हैं। द ईच यूनिट ऑफ द लैंड इज लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट अ पीपल, है ना। Unit land has limited capacity to support a people living on it. Hence, it is necessary to understand ratio between the number of the people and the size of the land. The ratio is the density of the population. It is usually measured in the person per square kilometer.
पर स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको डेंसिटी निकालनी, क्या करोगे, पॉपुलेशन, मान लो कि पॉपुलेशन है 1000 पॉपुलेशन है, ठीक है ना, और एरिया जो है वो 100 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है ना, तो डेंसिटी कितनी आएगी, 10% पर स्क्वायर किलोमीटर। आ गई कि नहीं आ गई? यहां पे आप 1 लाख, 2 लाख, 1 मिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, ठीक है ना, और एरिया उस कंट्री का एरिया, उस डिस्ट्रिक्ट का एरिया, उस सिटी का एरिया, उस तहसील का एरिया, ठीक है, आप यहां रख दो, और डेंसिटी उस कॉन्टिनेंट का एरिया, ठीक है ना, आप टोटल एरिया रखो, पॉपुलेशन को रखो, और आपको पता चल जाएगा कि 10 लोग जो हैं वो पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। सिंपल है। आपको पॉपुलेशन, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, यहां पर पॉपुलेशन एंड एरिया, तो यहां पर आप जो भी पॉपुलेशन उस कंट्री की, उस शहर की, उस गांव की, वो रखना। आज ये प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है ना। आप अगर शहर में रहते हैं तो गूगल पे जाके सर्च करना, सेंसस से पता चल जाएंगे आपको कि उस आपकी शहर की पॉपुलेशन कितनी है, फिर एरिया देना कि शहर कितने एरिया में फैला हुआ है, और फिर रख करके इस फॉर्मूला में आपको पर स्क्वायर किलोमीटर जो है आपकी सिटी की डेंसिटी मालूम पड़ जाएगी। सिंपल है, यहाँ पॉपुलेशन रखनी है या एरिया रखना है, टोटल एरिया, ठीक है, और या फिर अपने घर का भी निकाल सकते हो आप कि घर की आपकी पॉपुलेशन कितनी है और आपका कितने गज का प्लॉट है, 150 है, 160 है, 17, 80, 200, 500, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो सिंपल मैनर में, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन रहती है उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको डेंसिटी आ जाएगी, और डेंसिटी जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर में रिकॉर्ड की जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है, अब अगर हम बात कर लें तो कुछ ऐसे इंपैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस डिस्ट्रीब्यूशन को, इस डेंसिटी को, इस ग्रोथ को इंपैक्ट करते हैं। हम कहते हैं कि दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन लद्दाख में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। हम कहते हैं न्यूयॉर्क में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, न्यूयॉर्क में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन मोजावो डेजर्ट जो है अमेरिका में, वहां पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। हम कहते हैं कि वॉशिंगटन में पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन अलास्का, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए का पार्ट है, वहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है। हम कहते हैं कि लंदन की पॉपुलेशन तो ज्यादा है लेकिन नॉर्वे की पॉपुलेशन कम है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बताओ मुझे। ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे इंपैक्ट जो पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है? इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं बच्चों। इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वो है फिजिकल फैक्टर्स, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फैक्टर्स को हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी कह सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना, बहुत गौर से सुनना मेरी बात। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर हम देखते हैं क्लाइमेट, हम देखते हैं सॉइल, हम देखते हैं टेरेन, टेरेन मतलब टाइप ऑफ लैंड, ठीक है ना, हम देखते हैं इसके अंदर कि मौसम कैसा है, हम देखते हैं इसमें मिट्टी कैसी है, हम देखते हैं इसमें टेरेन कैसा है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर्स में हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और साथ में हम देखते हैं माइनिंग। सोशल कल्चर में हम देखते हैं कि रिलीजियस और कल्चर प्रॉपर्टीज उस एरिया की, और साथ में अगर हम पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिकल देखते हैं कि पॉलिटिकली वो एरिया या वो रीजन या वो कंट्री या वो सिटी स्टेबल है कि नहीं है। तो इन इंपैक्ट, जब ये सब इंपैक्ट बहुत पॉजिटिव होते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। अगर इनमें से कुछ फैक्टर अगर काम नहीं कर रहे हैं तो डेंसिटी और ग्रोथ कम होती है। देखते हैं क्या चीजें हैं यहां पर। कुछ पॉपुलेशन ग्रोथ के कुछ इंपैक्ट देखते हैं। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी सोसाइटी, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, सोशल नॉर्म्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, इस पे भी आएंगे हम। हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स, नेट माइग्रेशन, कल्चरल एटीट्यूड, फैमिली साइज, फीमेल लेबर मार्केट परसेप्शन, है ना। अगर ये सब कुछ पॉजिटिव है तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है ना, डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। देखते हैं अभी यहां पे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स या फिजिकल फैक्टर्स। इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट एंड सॉइल्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में मिनरल्स, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। और सोशल एंड कल्चर में रिलीजियस एंड कल्चर। एक एक के बारे में बात करते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। पहले यही समझेंगे, उसके बाद फिर इसको अपन आगे करके और पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। एक एक को पहले यही समझेंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो यहां अगर अपन इसको ऐसे शॉर्ट में कर लें, ठीक है, ऐसे शॉर्ट भी कर सकते हैं ना। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, अपने वर्ल्ड पॉपुलेशन पढ़ी, अपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। 90% पॉपुलेशन 10% एरिया में रहती है और 60% पॉपुलेशन 10 मोस्ट ऑफ कंट्रीज में है, 10 टॉप 10 कंट्री। बट ये टॉप 10 कंट्रीज में से 6 कंट्री एशिया में। इन सिंपल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन आप एरिया के साथ कर लो, ठीक है ना। तो ऊपर पॉपुलेशन और नीचे एरिया, ठीक है ना, आपको यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में आ जाएगी सिटी।
बुक डे दिया है मेरे को। ठीक है। जोग्राफिकल फैक्टर्स की अगर हम बात कर ले इसके अंदर, ठीक है ना, तो जैसे कि मैं बताया, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट एंड सॉइल, इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात, मिनरल, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और सोशल एंड कल्चर की बात करें, रिलीजियस एंड कल्चर एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वहाँ कैसा है। ठीक है, ये है। तो आ जाते हैं इस पर, समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। आप अपने आप पे लेके देखें कि जहां पानी नहीं होगा वहां आप लोग रहोगे क्या, सोचो। या वहां पानी की व्यवस्था अगर ना हो तो आप रहोगे क्या। दुनिया भर के अंदर जितने भी सिविलाइजेशन हुए, आज से 5,000 साल पहले, 3,000 साल पहले, 2,000 साल पहले, 6,000 साल पहले, 1,000 साल पहले, 500 साल पहले, 100 साल पहले, आप देखो कि जितने भी बड़े शहर हैं वो नदियों किनारे बसे हुए हैं, मतलब पानी। लंदन टेम्स, दिल्ली यमुना, हरिद्वार की बात कर ले गंगा, वाराणसी जो है वो गंगा और साथ में और नदियां, कैलकाटा की बात कर ले हुगली। आप सोचो एक बार, देखो इसको, ठीक है। क्योंकि पानी से ही इंडस्ट्रीज चलेंगी, पानी से ही एग्रीकल्चर चलेगा, पानी से ही आपकी डेली नीड्स कंप्लीट होंगी। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उन एरिया में जहां पानी है या पानी की अवेलेबिलिटी है अच्छी, चाहे वो नेचुरली हो या फिर वो गवर्नमेंट ने उसकी व्यवस्था की हो, लेकिन पानी की व्यवस्था है, उन एरिया में हमेशा डेंसिटी और ग्रोथ जो है, ठीक है ना, वो क्या होगी, वहां पर ज्यादा ये इन्फ्लुएंस करेगा, ये पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, वहां पे लोग आकर रहेंगे, तो उन एरियाज की पॉपुलेशन ज्यादा होगी। लैंडफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। लैंडफॉर्म मतलब टेरेन, टाइप ऑफ लैंड, टाइप ऑफ लैंड मतलब माउंटेन्स, हिल, प्लेटू, प्लेन। माउंटेन क्या होता है सर, जिसकी ऊंचाई 1,000 मीटर से ज़्यादा होती है, 1,000 मीटर से। हिल क्या होती है, 1,000 मीटर से कम होती है। प्लेटू क्या होता है, जो बिल्कुल सपाट होता है, ठीक है ना। प्लेन क्या होता है, जो मैदान होता है, ठीक है, सिंपल। तो आप देखेंगे, आप इंडिया को हम एक लेते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल में, इंडिया से ज़्यादा समझ में आएगा। आप देखो कि लेह में पॉपुलेशन ज़्यादा है कि दिल्ली में पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंपेयर करो। या चलो छोड़ो, दिल्ली तो देश की राजधानी होगी, हम बात करते हैं कि चंडीगढ़ में पॉपुलेशन ज्यादा है या फिर पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है लेह में। पॉपुलेशन जो है चंडीगढ़ में ज्यादा है, लेह में पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि माउंटेन एरिया है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत बड़ी एडवर्स है, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट कम है, ठीक है ना। ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, इन सबको मेंटेन करने में बहुत खर्चा आएगा। तो इसलिए अगर हम बात करें कि लैंडफॉर्म जो है वो किस तरीके का है, माउंटेन है, हिली एरिया है, प्लेटू का एरिया है, प्लेन एरिया है, डेजर्ट एरिया है। जैसलमेर का पॉपुलेशन कम है जयपुर के कंपेयर में, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, पानी की दिक्कत है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बड़ी हार्श है, बहुत सारी सुविधाएं वहां पर नहीं है। इसलिए ऐसे लैंडफॉर्म्स, माउंटेन, हिल, डेजर्ट्स, जैसे आटाकामा डेजर्ट की बात कर लें, गोबी डेजर्ट की बात कर लें, ठीक है ना, या नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात कर लें, -70 टेम्परेचर है, तो ऐसी जगहों पर लोग ज़्यादा नहीं रहेंगे, लोग रहेंगे प्लेन एरियाज में। इसलिए हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, अगर हम इंडिया को ही एग्जाम्पल मान लें या कई किसी को भी एग्जाम्पल मान लो आप, इंडिया में इस एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान का वो ऊपर वाला पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है, क्योंकि लैंडफॉर्म जो है वो बड़ा सुदीन सा है, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा सा है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्लाइमेट की, क्लाइमेट कैसा है, -70 में लोग रहेंगे, 25 डिग्री में लोग रहेंगे, तो 25 डिग्री में लेंगे, अच्छा था मौसम। -70 में लोग ठिठुरते से रहेंगे, साइबेरिया में पॉपुलेशन ज्यादा थोड़ा है, बहुत कम है, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन जो है दिल्ली की बहुत ज्यादा है, ठीक है। दिल्ली में पॉपुलेशन की वजह जो है वो एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि क्लाइमेट जो है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहाँ बहुत एडवर्स क्लाइमेट है, डेजर्ट, जैसे राजस्थान की बात करें, वेस्टर्न राजस्थान में पॉपुलेशन कम है, क्यों, क्योंकि डेजर्ट एरिया, गर्मी बहुत पड़ती है, क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक नहीं है, 50, 53, 54 डिग्री, 54, 55 डिग्री तक हीट वेव चल रही है, गर्मी पड़ रही है, लोग परेशान है। अफ्रीका में भी ऐसी बहुत सारी जगह है, मिडिल ईस्ट में ऐसी बहुत सारी जगह है, सहारा का मरुस्थल बहुत कम पॉपुलेशन है।
गोबी आटाकामा डेजर्ट की बात कर लें या साइबेरिया की बात कर लें, क्लाइमेटिक कंडीशन, तो क्लाइमेटिक कंडीशन अगर हार्श है तो भी पॉपुलेशन जो है वहां पर ज़्यादा नहीं होगी। सॉइल की बात कर लें, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर अच्छी होगी, उस एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो खाने को खाने वाले लोग भी वहाँ ज़्यादा रहेंगे। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया के अंदर अलुवियल सॉइल मिलती है और वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है, इस वजह से लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी और ग्रोथ ज़्यादा है। तो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अलुवियल सॉइल की बात कर लूँ, ब्लैक सॉइल की बात कर लूँ, यहाँ पर खेती अच्छी होती है, इसमें एग्रीकल्चर फार्मिंग अच्छी होती है, इसलिए लोग वहाँ रहेंगे जहाँ खाने की व्यवस्था है, जहाँ उन्हें चावल मिल जाए, गेहूँ मिल जाए, मक्का मिल जाए, लोग वहाँ ज़्यादा रहेंगे। तो जहाँ सॉइल अच्छी है वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, सिंपल। इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर लूँ अगर मैं, तो मिनरल्स, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। जहाँ मिनरल्स मिलेंगे वहाँ माइनिंग होगी, आयरन ओर की माइनिंग, बॉक्साइट की माइनिंग, टंगस्टन की माइनिंग, लाइमस्टोन की माइनिंग, यूरेनियम की माइनिंग, मैग्नीज की माइनिंग। तो जहाँ माइनिंग ज़्यादा होगी, माइनिंग एरिया में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, स्किल एंड स्किल लेबर की, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। फिर बात कर लेते हैं अर्बनाइजेशन। अगर कोई बड़े शहर बनेंगे तो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, पुणे, यहाँ पर चंडीगढ़, यहाँ लोग आकर के क्यों रहते हैं, जयपुर, लखनऊ, क्योंकि यहाँ पर अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब यहाँ पे अच्छी सड़कें हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, लाइट की व्यवस्था है, सैनिटेशन है, हेल्थ सेक्टर बहुत इंप्रूव है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, एम्प्लॉयमेंट है, सबसे बड़ी बात तो। इसलिए बड़े शहरों में आप देखते हो कि पॉपुलेशन जो है उसकी डेंसिटी, उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो बेसिक एम्यूनिटीज़, वहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, आपको सुविधाएं मिल रही हैं, आपको फैसिलिटी आपको मिल रही है, इसलिए हम शहरों की तरफ भागते नहीं। मैं खुद आया हूँ भाग के, ठीक है, शहर की तरफ। आप लोगों ने देखा होगा कि पापा है या मामा जी हैं या दिल्ली रहते हैं भाई, वहाँ पैसे कमाते हैं, या आप लोगों का गाँव कुछ और होगा और आप कहीं और आके रह रहे हैं, बड़े शहरों में आके रह रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल रही हैं, आपको हेल्थ सेक्टर अच्छा मिल रहा है, आपको स्कूल्स अच्छी मिल रही हैं, मौज मस्ती है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सड़कें हैं, रोड्स हैं, ठीक है ना, फैसिलिटीज़ है, तो आप शहरों में ज़्यादा। अर्बनाइजेशन इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब है इंडिया के अंदर, बड़ौदा सूरत इंडस्ट्रियल हब, पुणे इंडस्ट्रियल, बैंगलोर इंडस्ट्रियल, गुड़गांव, नोएडा इंडस्ट्रियल हब है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है, इस वजह से लोग अट्रैक्ट होकर उन एरियाज में आके रहने लगते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि डेवलपमेंट है, सिंपल। अब अगर हम बातचीत कर लें यहां पर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स की, तो जो रिलीजियस सिटीज होती है, लाइक हरिद्वार, लाइक ऋषिकेश, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, उज्जैन, महाकाल, वेटिकन सिटी, रोम, मक्का, मदीना, ठीक है, जो पवित्र स्थान है पूरी दुनिया के, वहां पर भी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। उनका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी, एक कल्चरल एस्पेक्ट भी है, क्योंकि बेशक वो जगह जो है वो शांत होती है और साथ में वहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, पिलग्रिम्स आते हैं, ठीक है। और फिर साथ में पॉलिटिकल, अगर कोई देश या कोई एरिया में सिविल वॉर चल रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे क्या? लोग छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो स्टेबिलिटी लेके आती है सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के में, पूरे कंट्री का जो सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसमें स्टेबिलिटी आती है, डेवलपमेंट होता है। इस वजह से लोग उन्हीं देशों में रहना चाहते हैं या उन्हीं कंट्रीज में, उन्हीं एरियाज में जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में आपको एम्प्लॉयमेंट के नए नए जो है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जा रही हैं, आपको बेसिक एम्यूनिटीज़ दी जा रही हैं, आपको बहुत सारे जो है रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, आपको एम्पावर किया जा रहा है, आपके हेल्थ सेक्टर पे काम किया जा रहा है। ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही है जिससे लोग जो हैं वो आगे बढ़ सके, उनका डेवलपमेंट हो सके, उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिल सके, वो आगे बढ़ सकें। तो गवर्नमेंट पॉलिसी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर और सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। आया समझ में? अब अपन उसको पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ है इसमें लिखा हुआ, ठीक है। कैसा लग रहा है बताओ? आ रहा है समझ में? बताओ भाई, बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? तो चलो अब जो बताया था उसको यहां ले लेते हैं, ठीक है, और उसको लेकर के और
जोग्राफिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स, सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अब बता चुका हूं तो स्पीड से पढ़ा देता हूं. द वाटर इज कंसिडर्ड एज अ लाइफ एंड इट इज द मैनी यूजेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग सच एज द अट्रैक्टिव लाइक द ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग फॉर कैटल, क्रॉप्स एंड आल्सो फॉर द इंडस्ट्रीज एंड द नेविगेशन पर्पस. थस द रिवर वैली आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रेश वाटर. तो जब फ्रेश वाटर होगा, जहां रिवर्स बहेंगी, ठीक है ना, तो वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, एग्रीकल्चर भी अच्छी होगी. इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, एग्रीकल्चर अच्छी होगी, तो उस पर डिपेंड रहने वाले लोग भी ज़्यादा होंगे, तो वहां पर पॉपुलेशन बढ़ेगी. साथ में नेविगेशनल यूज़ भी होगा, नदियों के माध्यम से बिजनेस होगा, नावें चलेंगी, ठीक है ना. ओके, अब फिर बात कर लेते हैं द लैंडफॉर्म एंड रिलीफ प्लेन, मतलब टाइप ऑफ द लैंडफॉर्म, पहाड़ है, हिल है कि माउंटेन है कि प्लेन है कि डेजर्ट है, ठीक है. ओके, द एरिया आर द जेंटली स्लोप. The landform, the area and the gently slope always remain to favorable for the human settlements because the plains provide such relief such is the suitable for the cultivation of crop and build the roadway, railways and setups. तो जो प्लेन एरिया होता है, ठीक है ना, वहां पर आप रोड्स बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज बना सकते हैं कम खर्चे में. और प्लेन एरिया के साथ में वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी भी होती है, क्योंकि प्लेन तभी बनते हैं जब नदियां बहती है, रिवर फ्लो करती है. The industries, thus the plain are densely populated in the world. पूरे प्लेन, चाहे मिसिसिपी मिजोरी का प्लेन हो, चाहे सेंट लॉरेंस का हो, ठीक है ना, चाहे गंगा का हो, चाहे नाइल का हो, चाहे अमेजन का हो, जिन एरियाज में नदी है, चाहे टेम्स का हो, ठीक है ना, वहां पर हमेशा डेंस पॉपुलेशन होगी ही होगी, क्योंकि प्लेन एरियाज है ना. रिवर्स के चारों तरफ प्लेन एरियाज होते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया का, गंगा रिवर ने जिसे बनाया है. The mountain regions provide the obstacle in the industrial, agriculture and transport development. अपन इंडिया की बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, सिक्किम की बात कर लेते हैं, लैंड स्लाइडिंग कश्मीर की बात कर लेते हैं, एवेलांच आए दिन जब बारिश होती है तो पहाड़ टूट जाते हैं, लैंड स्लाइडिंग होती है, रोडें टूट जाती हैं, ठीक है ना, खेतों के लिए प्रॉपर जमीन नहीं है. तो जब लैंडफॉर्म जो है माउंटेन रीजन होंगे तो उसमें ऑब्स्टिकल पैदा करेगा, तो वहां पर जो है ऑटोमेटिक पॉपुलेशन जो है कम होगी, क्योंकि डेवलपमेंट इतना नहीं हो पा रहा. एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट, थस दीज आर लेस फेवरेबल फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट्स. सेटलमेंट मतलब रहने का पैटर्न, सेटलमेंट तो जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है ना. ये सेटलमेंट का लेसन जो है उसमें भी हम बात करेंगे, कई तरह के सेटलमेंट्स होते हैं, वहाँ हम देखेंगे, ठीक है ना, कि सेटलमेंट्स क्या होते हैं. सेटलमेंट्स कुछ नहीं कि भाई शहर का में लोग किस पैटर्न से रहते हैं, है ना, उनकी बस्तियां कैसे बनी हुई, उनकी कॉलोनीज कैसे बनी हुई है, उसे सेटलमेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द गंगा प्लेन्स आर द वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड, वेयर द हिमालय रीजन इज द सेपरेटली थिनली पॉपुलेटेड. ऑटोमेटिक हिमालय रीजन, लद्दाख, जम्मू कश्मीर की बात करें तो पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है ना, क्योंकि चैलेंजेस बहुत है ना, ठीक है, इस वजह से. क्लाइमेट की बात कर ले, इट इज डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन प्रेफर टू लिव इन द नॉर्मल क्लाइमेटिक रीजन्स, ठीक है. नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन में रहना इंसान पसंद करता है. -70 में भी इसको पसंद नहीं रहना, +50 में भी पसंद नहीं रहना. तो उन एरियाज में पॉपुलेशन कम होती है जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बड़ी हर्ष होती है, खराब होती है, ठीक है. चले, द एरिया हैविंग हार्श इन द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक रीजन्स, द वेयर द हैवी रेनफॉल हो गई, हॉट एंड वेरी कोल्ड डेजर्ट हो गए, फेवरेबल टू लाइफ आर नॉट फेवरेबल. बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, इसलिए हम देखते हैं कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जितने भी दुनिया के डेजर्ट एरियाज हैं, ठीक है ना, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होती. और अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना, जो भी रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है क्योंकि बारिश बहुत हो रही होती है. ओके, सिंपल. The people live in the area having a less seasonal variation, like near the coast of sea, for example, due to the pleasant climate, Mediterranean regions are among the most favorable places. तो मेडिटेरियन सी का जो एरिया है, जो कि साउथ यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका के बीच में है, वहाँ पर लोग रहते हैं क्योंकि बहुत अच्छी सी जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस है. सॉइल, द सॉइल पीपल प्रेफर टू लिव इन दोज एरिया विच हैव द फर्टाइल सॉइल. दीज आर द बेस ऑफ द एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द अलाइड एक्टिविटीज़. एग्रीकल्चर अच्छा है तो डेवलपमेंट भी होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होंगी, एग्री बेस्ड बिजनेस बढ़ेंगे और उनमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोग वहीं रहेंगे. तो ब्लैक सॉइल और अलुवियल सॉइल के बारे में बात की, वो ज़्यादा फर्टाइल होती है. Example, the alluvial soil region, black soil region, these soils support intensive agriculture and help in the sustaining life. अब economical factor, minerals, the setup those the area have the evidence of the mineral deposits, the industrial setup to the mining activities, generate employment opportunities, ये बता चुका हूँ मैं आपको. फिर बाद में आगे बात कर लेते हैं, ठीक है ना. फिर बात कर लेते हैं अर्बनाइजेशन. Urbanization is the better employment opportunities
educational and medical facilities, better means of the transport and the communication, better civic amenities, attract the people to live in the cities. This lead to the process of the migration from the rural and urban areas. For example, मेगा सिटी लाके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, लंदन, ठीक है ना। तो अर्बनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बेसिक नीड्स भी हैं और एमिनिटीज़ मिल रही हैं, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं शहरों में, तो वहाँ भी लोग ज़्यादा रह रहे हैं, ठीक है। और माइनिंग एरिया की अगर हम बात करें तो कटांगा जाम्बा कॉपर माइनिंग एरिया अफ्रीका के अंदर, मिडिल अफ्रीका, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर, वहाँ पर माइनिंग एरिया का ये आपको एग्जाम्पल दे रहा है। और दुनिया के सभी माइनिंग एरियाज़ के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है माइनिंग की वजह से, इंडस्ट्रीज़ लगती है वहाँ पर, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम में पूछता है कटांगा जाम्बिया कॉपर, ठीक है ना। और फिर आपसे अर्बनाइजेशन के अंदर जो है ये आपके जो दिल्ली, मुंबई और कैलकाटा, ये एग्जाम्पल आपसे लेता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, industrial belt are the vast region which is have the industries that they provide a number of job opportunities like a transport operator, factory workers, shopkeepers, bank employees, teachers, doctors and other services. कोबा ओसाका रीजन इन जापान एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर बहुत सारे जॉब, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। ऐसे ही इंडिया में भी गुड़गांव, नोएडा की बात कर लें, पुणे, बेंगलोर की बात कर लें, ठीक है, विशाखापत्तनम की बात कर लें, तो एक इंडस्ट्रियल जोन है इंडिया में भी। और यहाँ आपका जो एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी के अंदर वो कोबा ओसाका रीजन है, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज आएंगी तो वहाँ लोग आएंगे तो हेल्थ सेक्टर डेवलप करना पड़ेगा, एजुकेशन सेक्टर डेवलप करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। चलें, ओके, अब बात करते हैं सोशल कल्चरल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सोशल कल्चर फैक्टर्स की बात करते हैं। द कल्चर सिग्निफिकेंस, कल्चर एंड रिलीजन, द प्ले एंड द इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन लाइफ। द प्लेस हैविंग ए सोशल एज वेल ए कल्चर रिलीजियस सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट द पीपल लिविंग द कम्युनिटी वाइज दिस प्लेस। द सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, तो जहाँ पर कल्चर है, हरिद्वार की बात करें, वाराणसी की बात कर लें, जिनका अपना कल्चर है, हिस्टोरिकल प्लेसेस, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट जहाँ होगा वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वहाँ लोग नहीं रहेंगे, ठीक है, न्यू प्लेस पे चले जाएंगे, ठीक है ना। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, मैनी टाइम द गवर्नमेंट ऑफर द इनिशिएटिव पीपल टू लिव इन द स्पेशली पॉपुलेशन एरिया एंड मूव फ्रॉम द आउट क्राउडेड प्लेसेस। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हैं इसके अंदर, ठीक है ना। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है कि कहीं अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है तो वो कहते हैं कि आप उस एरिया में चल जाओ जहाँ पॉपुलेशन कम है, आप वहाँ जाओगे तो हम आपको नौकरी देंगे, आपको हेल्थ देंगे, एजुकेशन देंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव्स लेती है। और पॉलिसीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, पॉलिसीज़ के बारे में हमने बात की कि एजुकेशन है, सस्टेनेबल सोसाइटी है, हेल्थ के स्टैंडर्ड्स हैं, गवर्नमेंट है, ठीक है ना। इन सब की वजह से भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बढ़ती है भाई, ठीक है ना। ये भी फैक्टर्स हैं इसके अंदर, जैसा कि अपने बात की। ये अलग से फैक्टर्स हैं, अगर मैंने टोटल समराइज करके इन फैक्टर्स को यहाँ डाल दिया है आपके लिए। चलो भाई, अब नोट करते हैं रीजन वाइज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है ना। रीजन वाइज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इसकी बात कर ले तो जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया, ठीक है, यहाँ पर रीजन वाइज डेंसिटी की अगर हम बातचीत कर लें यहाँ पे, तो ये रीजन वाइज डेंसिटी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको एशिया में डेंसिटी सबसे ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। तो इस मैप के अकॉर्डिंग यहाँ आए तो एशिया द फर्स्ट रैंक, देन अफ्रीका, ठीक है। कौन कौन अगर हम बात कर लें यहाँ पर, एशिया फर्स्ट, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ओशन एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ओशन एशिया कहलाते हैं एक साथ मिल करके। तो एशिया फर्स्ट रैंक पर, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, ठीक है, एंड द कैरिबियन, नॉर्दर्न अमेरिका एंड ओशन एशिया, ओके। तो फर्स्ट रैंक पर एशिया है भाई, ठीक है, डेंसिटी में, पॉपुलेशन के अंदर। चले भाई, अब पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ किसे कहते हैं, ठीक है ना। पॉपुलेशन जो है वो 3 कंपोनेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन के लिए, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। ये 3 कंपोनेंट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 कंपोनेंट। कौन कौन से अगर हम बात कर लें तो बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, ठीक है ना। बर्थ रेट इंपैक्ट करती है पॉपुलेशन की ग्रोथ को, डेथ इंपैक्ट करती है पॉपुलेशन की ग्रोथ को, और माइग्रेशन इंपैक्ट करता है पॉपुलेशन की ग्रोथ को। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन पॉजिटिव होगी, अगर डेथ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन नेगेटिव होगी, क्योंकि पॉपुलेशन कम हो रही है। और माइग्रेशन अगर कम है, अगर माइग्रेशन ज़्यादा है तो जहाँ माइग्रेट होकर लोग जा रहे हैं वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, और जहाँ से जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लोग जा रहे हैं, तो यहां से यहां जा रहे हैं लोग, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, कोई माइग्रेट कर रहा है, और पॉइंट ए पर पॉपुलेशन कम हो जाएगी।
तो माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट रीजन है। जैसे बॉम्बे और दिल्ली की माइग्रेशन पॉपुलेशन क्यों बढ़ गई, क्योंकि लोग गांवों से आकर के, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, आके रह रहे हैं, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे माइग्रेट कर रहे हैं, तो पॉइंट बी की पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉइंट ए की पॉपुलेशन कम होगी, गाँवों की पॉपुलेशन कम दिखती है क्योंकि लोग कमाने के लिए निकल गए, ठीक है ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। चलो भाई, अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? The population growth or the population change refers to the change in the number of the inhabitants of the territory during the specific period of time. Specific period of time एक साल का भी होता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, या फिर एक डेकेड का भी हो सकता है, 2001 से लेकर 2011 तक, 2011 से 2021 तक, 2021 से 3031 तक, या कोई भी टाइम पीरियड है ना, 1991 से लेकर 2001 तक, 1981 से लेकर 1991, 2 टाइम ऑफ द पीरियड है ना। ये 2 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, या आपके पैरामीटर पे है कि आप पॉपुलेशन का इस चेंजेस को किस तरह से ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। आप 1 साल की पॉपुलेशन चेंजेस को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, आप 2 साल की पॉपुलेशन चेंजेस को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, एक डेकेड की पॉपुलेशन ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, एक सेंचुरी की पॉपुलेशन ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, ये आपके उस पर जो है वो निर्भर करता है। दिस चेंजेस मे बी द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इधर इन द टर्म्स ऑफ द एब्सोल्यूट नंबर, ठीक है ना, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, और इन द टर्म ऑफ द परसेंटेज, है ना, परसेंटेज। द पॉपुलेशन चेंज इन द एरिया इन द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमी डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्ट एंड द हिस्टोरिकल एंड द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन, ठीक है। यहां पर इन सब की वजह से जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ पर इंपैक्ट पड़ता है कि इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, सोशल अपलिफ्टमेंट कैसा है, लोगों का बेसिक नीड्स, ठीक है ना, उनकी एजुकेशन, उनका एम्पावरमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसका। तो इन सब की वजह से जो है वो इंपैक्ट पड़ता है पॉपुलेशन ग्रोथ पर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इन सब पर इंपैक्ट पड़ता है पॉपुलेशन ग्रोथ का। बात करते हैं हम यहाँ पे, ये फैक्टर जो है वो पॉपुलेशन को इंपैक्ट करता है, ठीक है ना, उसकी ग्रोथ को। हिस्ट्री है, एनवायरमेंट है, पॉलिसीज है, माइग्रेशन है, ठीक है ना। ओके, चलें भाई आगे बात कर लेते हैं। अब ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है कि पॉपुलेशन, देखो ग्रोथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है बच्चों, है ना। डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन ग्रोथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन कम भी होती है, जापान की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, चीन की बात कर लें, और पॉपुलेशन बढ़ती भी। तो ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ नेगेटिव भी होगी, ग्रोथ पॉजिटिव भी होगी, दोनों मार्क्स में ही जो है वो इंपैक्ट इसका जाएगा, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अगर हम बात करें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, द चेंज ऑफ द पॉपुलेशन इन द पर्टिकुलर एरिया, change the population in particular area between the 2 point of the time is known as the growth of the population, known as the growth of the population. For example, it was a ओके, माइक बज रहा है, शायद कुछ चल रहा है, सॉरी इसके लिए, ठीक है। द पॉइंट ऑफ द टाइम इज नोन एज ए ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सब्सट्रैक्ट द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इन 2001, the 102.70 crore from the population of the 2011 1 to 1.02 crore, we will get a population growth of the India as a 18.15 crores people. तो ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की 2 टाइम्स ऑफ पीरियड। ये 2 टाइम्स ऑफ पीरियड देखो 2001 से इसमें जो ले रहा है 2 टाइम ऑफ पीरियड, वो कह रहा है, अगर हम बात कर लें 2 टाइम ऑफ पीरियड जो है 2001 से लेकर के 2011 का ले रहा है। एक टाइम पीरियड कोई भी हो सकता है ना, 1991 से लेकर के 2001 हो सकता है, 1981 से लेकर 2001 हो सकता है, कोई भी टाइम पीरियड आगे का भी कोई भी, ठीक है। ओके, ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट का मतलब कितने पैटर्न, आप रुके 1 मिनट, 1 मिनट क्या रुका है, थोड़ा डिस्टर्बेंस है क्लास में, कोई नहीं। चले, the growth rate of population, this is the change of the population expressed in the percentage. For example, the annual population growth rate in India 1.64%, ठीक है ना।
तो ग्रोथ रेट परसेंटेज में दिखाई जाएगी आपको, ठीक है ना। ये एनुअल चेंज, डेकेड या सेंचुरी चेंज जो है उसको दिखाया जाएगा 1 साल में, 10 साल में, 6 महीने में, ठीक है ना। और ये परसेंटेज में शो किया जाएगा। किस में किया जाएगा? परसेंटेज में इसको शो किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। अब नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होगी? बर्थ माइनस डेथ। जब आप निकालोगे तो नेचुरल ग्रोथ रेट आपके सामने आ जाएगी। क्या? बर्थ माइनस डेथ। ये नेचुरल ग्रोथ रेट का है, ठीक है, ओके। और एक्चुअल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन की अगर हम बात कर लें तो बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, अगर हम बातचीत करें तो, ठीक है ना। बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेचुरल ग्रोथ रेट के अंदर हम बर्थ माइनस डेथ कर लेते, कितने बच्चे पैदा हुए और कितनों की मृत्यु हो गई लोगों की ना, उसको माइनस कर लेते हैं। और एक्चुअल अगर चाहिए तो मैंने आपको बताया कि माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन कम और ज्यादा होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इन माइग्रेशन मतलब कितने लोग आए। मान लो एक सिंपल सा अगर आपको एग्जांपल दूं, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर ये एरिया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ये एरिया है, ठीक है ना। और इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये एक एरिया है और इस एरिया में, ठीक है, एक एरिया, मान लो कि सिटी का नाम है स्टार सिटी। क्या नाम लिख लेते हैं अपन? स्टार सिटी। स्टार सिटी है इसका नाम, स्टार सिटी। अब स्टार सिटी में अपने को नेचुरल अगर ग्रोथ रेट जाननी है तो बर्थ माइनस डेथ कर देंगे। नेचुरल ग्रोथ रेट इज इक्वल, बात करें तो बर्थ माइनस डेथ कर लेंगे। लेकिन हमको तो एक्चुअल ग्रोथ रेट जानना है। इसका क्या जानना है? एक्चुअल ग्रोथ रेट। एक्चुअल ग्रोथ रेट जानना है तो क्या करेंगे? बर्थ माइनस डेथ, ठीक है ना। बर्थ माइनस डेथ कर लेंगे प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, ये करेंगे। इन माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ? कितने लोग यहां पर आकर के बसे, कितने लोग यहां आकर के बसे। आउट माइग्रेशन का मतलब क्या होगा? कितने लोग स्टार सिटी से चले गए, कितने लोग इस शहर में आकर के बसे। मान लो कि स्टार सिटी है, बर्थ माइनस डेथ तो निकाले, साथ में देख रहे हैं कि यहां पे स्टार सिटी में बाहर ही कितने लोग आके बसे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, काम के लिए, और कितने लोग छोड़ करके इसको चले गए शहर को। जाते हैं ना, दिल्ली वाला आदमी मुंबई जाता है, मुंबई वाला आदमी बैंगलोर जाता है, न्यूयॉर्क वाला आदमी लंदन जाता है, लंदन वाला आदमी दिल्ली आता है, ठीक है। तो इन माइग्रेशन कितने लोग आए और आउट माइग्रेशन कितने लोग चले गए। जब इसका निकाल लेते हैं तो हमारे पास में एक्चुअल जो है वो पॉपुलेशन का ग्रोथ निकल करके सामने आता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। This happen when the birth rate more than the death rate between the 2 points of the time. 2 point of time 1 साल हो सकता है, 10 साल, A पॉइंट B 2001 से 2011, एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले लो, ठीक है। Between the 2 points of time when the people from other country migrate permanently to their region, ठीक है ना। तो माइग्रेशन तो इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। इन तीनों से ही पॉपुलेशन इंपैक्ट करती है। अगर माइग्रेट करके ज्यादा लोग आ रहे हैं स्टार सिटी के अंदर, स्टार सिटी के अंदर अगर बच्चे ज्यादा हो रहे हैं और डेथ कम हो रही है तो स्टार सिटी की ग्रोथ रेट क्या होगी? स्टार सिटी का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ऐसा कोई शहर नहीं है, शायद होगा, आई डोंट नो, ठीक है। तो कितने लोग पैदा हो रहे हैं, अगर पैदा ज्यादा हो रहे हैं, डेथ कम की हो रही है और माइग्रेट करके लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव ग्रोथ रेट शो करेगा, ठीक है। नेगेटिव ग्रोथ रेट की बात कर लें अगर हम, ठीक है, तो नेगेटिव ग्रोथ, इफ द पीपल डिक्रीज द बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ द टाइम, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, है ना, ये समझ में आ गया होगा आपको। 2 पॉइंट ऑफ टाइम, ये 2 पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना। 2001 से लेकर 2011 तक आप कोई भी टाइम ले सकते हो, एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी टाइम जो आपकी इच्छा है, एक डेकेड में कर सकते हो, एनुअली कर सकते हो, ठीक है ना, ओके। नोन एज द नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इट्स अकर द व्हेन द बर्थ रेट फॉल्स, डेथ रेट और द पीपल माइग्रेट अदर कंट्री। अब स्टार सिटी में मान लो कि बर्थ रेट तो कम है, डेथ रेट ज्यादा है और स्टार सिटी को लोग छोड़ करके जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो नेगेटिव ग्रोथ रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव ग्रोथ रेट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट है, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। तो 3 कंपोनेंट्स को पकड़ के याद कर लो, इनको जकड़ लो, तो बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन 3 इंपॉर्टेंट मेथड है इसके, ठीक है। चलें भाई, अब हम बात कर लेते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ, द बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन, ठीक है ना, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलें भाई, आगे बात कर लेते हैं इसकी, आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि बर्थ रेट का जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे हम। भाई बर्थ की बात तो मान ली, लेकिन बर्थ किसका? तो 1000 लोगों पर जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसे कहते हैं बर्थ रेट, और 1000 लोगों पर जितनी डेथ हो रही है उसे कहते हैं डेथ रेट। तो बर्थ रेट को कहते हैं CBR, क्रूड बर्थ रेट,
और CDR कहते हैं डेथ रेट को। 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और 1000 लोगों पर कितने बच्चे मर रहे हैं, ठीक है ना, कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो दे आर द वेरियस डेथ हो रही है, मतलब द मेजर टू द कैलकुलेट द फर्टिलिटी और बर्थ रेट, बट क्रूड बर्थ रेट CBR इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड द मेजर ऑफ द बर्थ रेट। इट इज द एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ द लिव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। CBR BI/P into 1000। तो देख लेते हैं। तो CBR मतलब क्रूड बर्थ रेट, BI मतलब लिव बर्थ ड्यूरिंग दिस ईयर, और मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द ईयर, मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द ईयर इसमें आएगी। डेथ रेट की बात कर लें तो लाइक फर्टिलिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट इज आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन पॉपुलेशन चेंजेस। व्हेन द डेथ रेट डिक्रीज द पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ टेक प्लेस। मतलब अगर डेथ रेट कम होगा तो ऑटोमेटिक बर्थ रेट, डेथ रेट कम है इसका मतलब उसकी तुलना में बर्थ रेट ज्यादा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर बर्थ रेट की तुलना में कंपैरिजन में डेथ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। हमने देख लिया ये, ठीक है। तो CDR है ना, देख लेते हैं। द सिंपल मेथड ऑफ द मेजर द मोर्टेलिटी ऑफ इन द एरिया इज द क्रूड डेथ रेट CDR। इट डिफाइन द नंबर ऑफ द डेथ इन अ पर्टिकुलर एरिया पर 1000 ऑफ द पीपल इन अ पर्टिकुलर रीजन। इट इज कैलकुलेटेड एज CDR DDP into 1000। तो CDR क्रूड डेथ रेट, D नंबर ऑफ द डेथ 1000 लोगों पर, P मतलब स्टेब्लिश मिड ईयर, मिड ईयर का मतलब 1 जुलाई से 31 दिसंबर, और ठीक है, और D मतलब नंबर ऑफ डेथ। तो आप इसके अंदर कर सकते हो, इस फॉर्मूला में डालोगे तो आपको CDR मिल जाएगा, ठीक है, CDR मिल जाएगा आपको। अब मॉर्टेलिटी रेट आर इफेक्टेड, ठीक है ना, द रीजन ऑफ द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, सोशल एडवांसमेंट एंड लेवल ऑफ इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। मॉर्टेलिटी रेट जो है, जीवन प्रत्याशा, अगर मॉर्टेलिटी रेट की बात करें तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के अंदर यंग ओल्ड पीपल, कंपोजिशन, काम कैसा क्या मिल रहा है उन लोगों को, उनके पास एम्प्लॉयमेंट कितना है, रिसोर्सेज कैसे हैं, सोशल एडवांसमेंट के अंदर लोगों का कितना अपलिफ्टमेंट है, उनको कितनी बेसिक सुविधाएं मिल रही हैं, उनमें क्या भेदभाव तो नहीं है, ठीक है ना, वो लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने एडवांस होते हैं। लेवल ऑफ इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, उस पर मॉर्टेलिटी रेट का फर्क पड़ता है कि कितने पैदा हो रहे हैं बच्चे, ठीक है ना, उस पर फर्क पड़ता है, ठीक है ना। कि बहुत ही एडवांस, अगर जैसे जापान जैसी कंट्री, वहाँ पे बच्चे कम होते हैं, ठीक है ना, लोग पढ़े लिखे, टाइम ही नहीं मिल रहा लोगों को। भारत जैसी कंट्री में लोग धीरे धीरे एजुकेटेड हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो बहुत सारे इम्पैक्ट जो है इस पर आते हैं मॉर्टेलिटी रेट पर। अब बात कर लेते हैं माइग्रेशन की, ठीक है ना। माइग्रेशन जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन के अंदर। माइग्रेशन क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन के अंदर। माइग्रेशन, अगर किसी शहर में माइग्रेट करके लोग ज्यादा आ रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, न्यूयॉर्क, टोक्यो, शंघाई, तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है। माइग्रेट क्यों होता है, मेन रीजन है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखते हैं क्या है। is the third important component of the population changes. It is the most of the people from the one place to the other place migrant who move into a new place or called the immigrants. मतलब मान लो कि गोवा से इंसान गया पेरिस, फ्रांस, तो जो, और व्यक्ति का नाम है जॉन, तो जॉन अगर गोवा से पेरिस गया है तो पेरिस में क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट कहलाएगा। पेरिस में क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट कहलाएगा, एक जगह परमानेंटली छोड़ के जा रहा है, ठीक है ना। एंड द माइग्रेंट वो मूव आउट ऑफ ए प्लेस और कॉल्ड इमिग्रेंट, और गोवा में क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट कहलाएगा। जॉन जो है अगर गोवा से पेरिस जा रहा है तो पेरिस में इमिग्रेंट कहलाएगा और गोवा में इमिग्रेंट कहलाएगा। समझ में आ गई बात, सिंपल है। जॉन अगर पेरिस पहुंच गया मान लो मैं, तो मैं इमिग्रेंट कहला रहा हूं, लेकिन जहां से छोड़ के आ रहा हूं वहां इमिग्रेंट कहला रहा हूं, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ द माइग्रेशन, तो इमिग्रेंट क्या है, द माइग्रेंट मूव इनटू ए न्यू प्लेस आर कॉल्ड, तो पेरिस पहुंच गया, नई जगह पहुंच गया, इमिग्रेंट कहलाया। माइग्रेंट वो मूव आउट ऑफ द प्लेस, इस जगह से बाहर जा रहा है, यहां इमिग्रेंट कहला गया, ठीक है। अब माइग्रेशन हैज द टू कंपोनेंट, ठीक है ना। एक तो प्लेस ऑफ ओरिजिन, अब प्लेस ऑफ ओरिजिन जॉन का क्या है, गोवा है, और डेस्टिनेशन क्या है, पेरिस। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन जहां से वो है और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जहां वो जा रहा है, जाने की कई सारे वजह हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, क्लाइमेट हो सकता है, कई सारे रीजन हो सकता है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन व्हेन द पीपल लीव देयर होम टाउन, द प्लेस फ्रॉम वेयर दे लीव इज नोन एज ए प्लेस ऑफ द ओरिजिन। दिस प्लेस रिकॉर्डेड एज ए डिक्रीज इन द पॉपुलेशन, द फर्स्ट, ठीक है। The place of destination, when the people move to a new place, this place is known as a place of their destination. This place recorded increase in the population, ठीक है ना। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन, क्योंकि लोग गोवा से पेरिस जा रहे हैं, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो गोवा की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, यहां से जॉन तो गया पेरिस, तो उसका तो पॉइंट कम हो गया ना वहां पे। और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग आ रहे हैं बाहर से रहने के लिए, ठीक है,
चले, टाइप ऑफ माइग्रेशन। अब 4 टाइप के माइग्रेशन होते हैं, ठीक है ना। रूरल टू रूरल होता है, एक गांव से छोड़ के दूसरे गांव में बस जा होता है ना। मैं काशीपुर में रहता था, अब मैं मनोजपुर में आकर रहने लग गया। अर्बन टू अर्बन, मैं बैंगलोर का था और मैं दिल्ली आकर रहने लग गया। रूरल टू अर्बन ये सबसे ज्यादा होता है, इंडिया में सबसे ज्यादा रूरल टू अर्बन होता है, इवन वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा रूरल टू अर्बन होता है। रूरल एरिया से लोग निकल करके अर्बन एरियाज में आते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे। क्यों? क्योंकि काम चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जो है सबसे बड़ा रीजन है माइग्रेशन का, सबसे बड़ा रीजन जो है एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना। चले, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन, ये अर्बन टू रूरल हमने देखा कोरोना में कि लोग वापस शहरों से भाग करके गांवों की ओर चले गए, ऐसा भी होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। तो 4 तरह के टाइप के माइग्रेशन पॉइंट है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। अब माइग्रेशन के फैक्टर्स क्या हैं, अगर हम बातचीत कर लें। माइग्रेशन के पुश फैक्टर और पुल फैक्टर दोनों है। पुश फैक्टर में दिस फैक्टर आर रिलेटेड टू द प्लेस ऑफ द ओरिजिन, और पुल फैक्टर से दिस फैक्टर आर रिलेटेड टू द प्लेस ऑफ द डेस्टिनेशन। तो पुश फैक्टर क्या करता है कि आपको कोई जगह छोड़ने में मजबूर करता है। मेरा एक गांव है और गांव का नाम है वाई सिटी, ठीक है ना। वाई सिटी मेरा गांव है एक सिटी का नाम। चलो वाई सिटी करते हैं, हम कर लेते हैं गांव का नाम दानापुर, ठीक है। गांव छोटा सा दानापुर, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बिजली नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, पानी भी साफ नहीं आता, बाथरूम नहीं है, बेसिक जो है वो वहाँ पर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, नीड कंप्लीट नहीं हो रही हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो आदमी क्या करेगा, दानापुर से निकल करके, दानापुर से, क्योंकि दानापुर में पुश फैक्टर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ अच्छी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये सब पुश फैक्टर है। दानापुर से किशन को निकालने का काम करेंगे ये, और किशन आ जाएगा पुल फैक्टर में, किशन आ जाएगा बॉम्बई, है ना। बॉम्बई में एम्प्लॉयमेंट मिल गया, हेल्थ हॉस्पिटल अच्छे मिल गए, एजुकेशन अच्छी मिल गई बच्चों को। तो पुल फैक्टर क्या, जो अट्रैक्ट करते हैं, पुश फैक्टर क्या करते हैं, जो एरिया से बाहर निकालते हैं। दे फैक्टर आर द रिलेटेड टू प्लेस ऑफ द ओरिजिन, दिस फैक्टर आर रिलेटेड टू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। भाई ओरिजिन क्या हो गया, दानापुर, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या होगा, बॉम्बे। प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या होगा, गोवा, और पेरिस क्या होगा, डेस्टिनेशन, क्योंकि वहां पे पुल फैक्टर है पेरिस में। तो पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। द फैक्टर मेक द प्लेस ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव टू रीजन लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन, पॉलिटिकल टर्मोल, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, लड़ाई झगड़े, सिविल वॉर है, अनप्लीजेंट क्लाइमेट भी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, एपिडेमिक बीमारियां हो सकती है, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो सकती है, जाति पाति हो सकती है, कास्टिज्म हो सकता है। द पुल फैक्टर एजुकेशन हो सकती है, महिलाओं को बराबरी का हक नहीं हो, तो सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। द पुल फैक्टर क्या है, जो अट्रैक्ट करता है, इसमें क्या क्या है, इसमें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर हम बात कर लें, लिविंग कंडीशंस है, पीस है, ठीक है ना, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, प्लीजेंट वेदर है। तो ये पुल फैक्टर्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। पुश फैक्टर के अपोजिट पुल फैक्टर्स है, इन सिंपल में। Do you know the human population increased in more than the 10 times in the past 500 years? In the 20th century, it is the population has the increased 4 times. तो 10 times बढ़ गई है 500 सालों में पॉपुलेशन। कितनी टाइम बढ़ गई? 10 टाइम्स पॉपुलेशन जो है वो बढ़ चुकी है, 10 टाइम्स, ठीक है ना। और 20th सेंचुरी के अंदर जो है वो 4 टाइम पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो उसको याद रखना कि 5 सालों में 10 गुना पॉपुलेशन बढ़ गई, और 21वीं सदी में 4 गुना पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन की, कि डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन है क्या। कोई रूरल अग्रेरियन सोसाइटी से अर्बन इंडस्ट्रीज में चेंज होना डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन है। डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन के अंदर इकोनॉमिक चेंज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चेंज होती है, पॉपुलेशन का कंपोजिशन चेंज होता है, डेमोग्राफी चेंज होती है, फैसिलिटीज चेंज हो जाती है। तो जो कोई सोसाइटी रूरल अग्रेरियन से अर्बन इंडस्ट्री में बदलती है उसे डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। कैसे देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। The demographic transition. The demographic transition theory can be used to describe and predict the future population of the any area. The theory tells us that the population of the any region changes from the high birth and the high death to low birth and low death. समझना भाई, गांवों के और शहरों में एक अर्बनाइज जो सोसाइटी होगी, एक पढ़ी लिखी सोसाइटी होगी, वहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम होंगे। लेकिन एक कम पढ़ी लिखी सोसाइटी होगी तो वहां पर डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ज्यादा होंगे। एक तरीके से एक अनडेवलप सोसाइटी से एक डेवलप सोसाइटी में चेंज होना, एक रूरल एरियन से एक अर्बन इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज होना, उसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। रूरल एरियन इलिटरेट, अर्बन इंडस्ट्रीज लिटरेट सोसाइटी, दिस चेंज अकर द स्टेज विच आर द कलेक्टिवली नोन एज ए डेमोग्राफिक साइकिल, है ना। तो बर्थ रेट डेथ रेट में चेंज हो जाएगा। मान लो एक गांव है दानापुर और एक गांव है टोक्यो शहर है, ठीक है ना, तो
चेंजेस है दोनों के अंदर। वहाँ एजुकेशन नहीं है, वहाँ एजुकेशन है, वहाँ हेल्थ नहीं है, दानापुर में वहाँ हेल्थ है। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा 3-3 4-4 होते हैं, वहाँ पर एक बच्चा भी पैदा नहीं हो रहा है या एक ही पैदा हो रहा है। हर एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, सोशो, हर हर एक लेवल पर अंतर है। तो ये जो ट्रांजेक्शन होता है, मान लो कि एक सिटी थी ची और ची बदल गया अब टोक्यो, तो ची की अलग हरकतें थी, टोक्यो अब अलग हो गया, डेवलप हो गया। उससे डेवलप होगा तो बर्थ रेट और डेथ रेट कम होंगी, एजुकेशन अच्छी होगी, लोग लिटरेट होंगे, टेक्नोलॉजीफुल होंगे, पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, चले भाई, तो सिंपल इससे आप समझ सकते हो इसको। ठीक है ना, इन सिंपल वे, बिल्कुल सिंपल वे। अब इस डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन को अपन 3 स्टेज में शो करते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। ठीक है ना, 3 स्टेजेस में अपन इसको शो करते हैं, जिसको हम अभी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। कितने स्टेज में शो करते हैं? 3 स्टेजेस में हम इसको शो करते हैं। द फर्स्ट पेज में हाई बर्थ है, हाई डेथ है, लाइक बांग्लादेश। ठीक है ना, फेज 2 में डिक्लाइन द बर्थ, रैपिडली डिक्लाइन द डेथ, श्रीलंका एंड केनिया। फेज 3 में लो बर्थ एंड लो डेथ, लाइक कनाडा, जापान एंड यूएसए। तो 3 जो है डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन फेजेस है इसके अंदर। हाई बर्थ और हाई डेथ की बात कर लेते हैं, डिक्लाइन द बर्थ एंड रैपिडली डिक्लाइन द डेथ रेट। ठीक है ना, ओके, एंड लो बर्थ एंड लो डेथ रेट। अब डिक्लाइन बर्थ और रैपिडली डिक्लाइन की बात करो तो यहां पर भी हाई बना हुआ है, यहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है ना, यहां पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि डिक्लाइन डेथ रेट, डेथ रेट डिक्लाइन होगी क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर बढ़ गया है। तो फेज सेकंड को थोड़ा ढंग से समझना है, इसको मैं आपको पढ़ के समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है ना, तो ये 3 डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन है। ठीक है ना, क्या है? डेमोग्राफिक 3 ये ट्रांजेक्शन है इंपॉर्टेंट। चले भाई, और इन माइग्रेशन पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर जो हमने पढ़े वो ये हैं आपके सामने। ठीक है ना, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाइफ और प्रेजेंट क्लाइमेट पुल फैक्टर्स हैं। पुश फैक्टर अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग, पॉलिटिकल टर्मोलॉजी, अनप्लीज क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर, एपिडेमिक, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड ऑल। चले भाई, और ग्रोथ को भी कराता हूं मैं रिवीजन आपका। तो नेचुरल ग्रोथ बर्थ माइनस डेथ, एक्चुअल ग्रोथ बर्थ माइनस डेथ, इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन, पॉजिटिव ग्रोथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड नेगेटिव ग्रोथ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन। समझ में आया बात? क्लियर कट टू कट? बताओ। अब ड्यूरिंग द स्टेज सेकंड मैं आपको बता रहा हूं, द बर्थ रेट एंड इज स्टिल हाई देन द डेथ रेट एंड डेथ रेट स्टार्ट डिक्लाइन, दिस लीड इज द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन विच इज लीड टू हाई नेट एडिशन इन पॉपुलेशन। तो ऐसा नहीं है कि बर्थ रेट जो है वो कोई डिक्लाइन हो रही है ना, बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन तो हो रही है। ठीक है ना, लेकिन अभी भी हाई बनी हुई है। अभी इंडिया जैसे देश जो है वो एक अगर हम बात करें तो वो स्टेज सेकंड के अंदर ही आ रहा है, लेकिन हेल्थ सेक्टर इतना बढ़ गया है कि डेथ रेट डिक्लाइन होगी तो अभी भी जो पॉपुलेशन का जो अकाउंट है वो ज्यादा बना हुआ है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर डेवलप कर गया। बर्थ रेट तो बना हुआ है लेकिन हेल्थ सेक्टर डेवलप कर गया तो क्या हुआ, डेथ रेट जो कम आ गया। बर्थ रेट भी कम है लेकिन डेथ उससे भी कम आ गया, इसलिए पॉपुलेशन बड़ी दिखती है। ठीक है, ये 3 स्टेजेस है यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये 3 स्टेजेस है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। और फिर साथ में थॉमस माल्थस का 1798 में एक रूल था। थॉमस माल्थस ने कहा था कि फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करो, एजुकेशन बढ़ाओ, हेल्थ बढ़ाओ। साथ में ही उन्होंने कहा था कि जितनी फूड सप्लाई होती है, ठीक है ना, उसकी तुलना में तुलना में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, और ज़्यादा जो पॉपुलेशन होती है उससे इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आता है, उससे बीमारियां भी फैलती हैं, उससे फैमाइन, अकाल भी फैलता है। ऐसा थॉमस माल्थस ने कहा था। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है अपना यहाँ पर आकर के जो है वो एक तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं चैप्टर को। ठीक है, चलिए भाई, ओके, हाँ, ओके। तो अगर आपको कोर्स, अगर हम बात कर लें तो अड्डा 24/7 के ऐप पे जाएं, आप ऐप स्टोर को डाउनलोड कर लें या गूगल प्ले स्टोर से ले लें या फिर गूगल पे जाएं। अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करते ही आपके सामने जो है वो स्कूल का आएगा। स्कूल में जाकर के आप क्लास 12 का महापैक, पूरे साल हमसे जुड़े रहे, महापैक की खासियत होती है आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगी, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, डीपीपी मिलेंगी, साथ में अगर हम बातचीत कर लें रिवीजन नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे, हमसे 1-to-1 बातचीत कर सकते हैं डाउट्स के लिए। बाय नाउ पर क्लिक करें और कोड लगाएं वाई सर G20, एंटर कर दें। ठीक है, एंटर कर दें वाई सर G20।
ये कोड लगा दें, वाई सर G20 5321 का आएगा, वाई सर G20, ये मेरा कोड है, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, 1100 रुपये का लगभग डिस्काउंट है इस पर, ठीक है। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। CU Teda 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें मेरे साथ। धन्यवाद।